नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 5 अगस्त 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सऊदी की लोकेशन के बारे में। हम सऊदी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे सऊदी अरेबिया और यहाँ पर ये यूक्रेन इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीकेंड पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सऊदी कहाँ पर लोकेटेड है और कौन कौन से एरिया इसके आसपास पड़ते हैं। जैद आपका यहाँ पर रेड सी में ओपन होने वाला एक पोर्ट है। अगर बात की जाए इसके नॉर्थ में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जॉर्डन। फिर ये पार्ट है आपका इराक का। ये थोड़ा बहुत हिस्सा आपको कुवैत का देखने को मिलता है। यहाँ पर दो छोटे छोटे आपके एरिया हैं, एक बहरीन और एक कतर। उसके अलावा ये पार्ट आपको यूएई का देखने को मिलता है एंड ये नीचे वाला पार्ट आपका ओमान का है और लास्ट वाला ये पार्ट है यमन का। तो ये कुछ एरिया है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा दो वाटर बॉडीज़ के बारे में याद रख लेना। पहली वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ, जो कि इसे अलग करते हैं ईरान से, और दूसरी वाटर बॉडी है आपकी रेड सी, जो कि इस पार्ट को अफ्रीका से अलग करती है। रेड सी के दूसरी तरफ आपको सूडान और इजिप्ट जैसे देश देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। अब देखिए, हम ब्रिक्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगस्त 22 से लेकर 24 तक जोहानिसबर्ग में एक मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स नेशन की, जिसकी वजह से न्यूज़ में रहा है। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है। तो याद रखना, 2001 से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके मेंबर थे और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना। ये ऑलमोस्ट 41% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल जीडीपी का 24%। और अगर बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड की तो ये 5 कंट्रीज लगभग 16% वर्ल्ड के ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको याद रखने हैं। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, जो कि चाइना में लोकेटेड है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सी ईयर में बनाया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए, मान लीजिए किसी कंट्री में इनमें से 5 में से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ऐसा इसमें बात किया गया है और ये हेल्प शॉर्ट टर्म की रहेगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है स्विफ्ट का अल्टरनेटिव। देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा कि स्विफ्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया है, जिससे हम पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया और यूएस के बीच में कोई पेमेंट सेटल होनी है, तो उसके लिए ये स्विफ्ट मैसेजिंग पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप याद रखना कि ब्रिक्स इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहता है, क्योंकि चाइना और रशिया को अक्सर ये डर रहता है। खैर, रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा ही रखे हैं यूएसए ने, और चाइना को भी ये डर रहता है कि कहीं कल को इनको भी बाहर ना निकाल दें। तो इस वजह से यहाँ पर इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं ये ब्रिक्स नेशन। चौथा एग्रीमेंट है कस्टम एग्रीमेंट, जहाँ पर एक दूसरे के साथ कैसे ट्रेड को ईज किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके ऊपर फोकस रहता है। लास्ट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में, जहाँ पर दो सैटेलाइट इंडिया और चाइना रिलीज करेंगे, एक सैटेलाइट रशिया और एक ब्राज़ील और चाइना मिलकर रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नॉर्वे की लोकेशन की। देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि रशिया ने नॉर्वे को डाल दिया अनफ्रेंडली नेशन की लिस्ट में। अब इसकी वजह से लोकल स्टाफ को हायर नहीं कर पाएगा रशिया में नॉर्वे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंट टाइम में नॉर्वे ने 15 रशियन डिप्लोमैट को निकाल दिया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि वो जासूसी कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेके रिस्पॉन्ड करते हुए रशिया ने 10 नॉर्वेजियन डिप्लोमैट को निकाल दिया रशिया से। तो अभी हमारे लिए इनकी लोकेशन जाननी ज़रूरी है। देखिए, ये जो नॉर्वे है, ये बॉर्डर शेयर करता है आपका किसके साथ? रशिया के साथ, यहाँ पर नॉर्थ में। इसके अलावा नॉर्वे 2 और कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक स्वीडन और एक फिनलैंड। अगर मरीन टाइम बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर ये डेनमार्क आपको देखने को मिल जाता है। अब आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में ये आपको नॉर्वेगियन सी देखने को मिलता है, जो कि पार्ट है आपका अटलांटिक ओशन का। और यहाँ पर नॉर्थ सी देखने को मिलता है, ये भी आपका पार्ट है अटलांटिक ओशन का। बाकी यहाँ पर आपको और कुछ लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में, लैपटॉप और टैबलेट्स के। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी ये सोचा है कि हम लैपटॉप्स, टैबलेट, ऑल इन वन और स्मॉल फैक्टर पीसीज, इन सब के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर कोई रिश्तेदार बाहर रहता है वो आपके लिए आईफोन नहीं ला पाएगा। अगर कोई ट्रैवलर है, वो अपने साथ कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, आईफोन लेके आ रहा है, तो बैगेज रूल के अंडर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो बड़ी लेवल पे इंपोर्ट की जाती है। अब इससे कई कंपनीज के ऊपर असर पड़ेगा, जैसे डेल, एचपी, एप्पल, इनके लैपटॉप के ऊपर असर पड़ेगा, जिनकी कमी देखने को मिल सकती है आपको लोकल मार्केट में।
अब यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं, जैसे कोई डिवाइस है R&D के लिए लेके आना चाहता है कोई, तो वो ला सकता है। अगर किसी का डिवाइस बाहर से ठीक होके आ रहा है तो उस केस में भी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए, आपको ये बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे लगभग 9 लाख पेड़ों को यहाँ पर काटा जाएगा इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, एक टाउनशिप होगी और प्लस एक 450 मेगावाट का आपका पावर प्लांट रहेगा। अभी हाल फिलहाल में इसकी जो क्लियरेंस है दे दी गई थी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे चैलेंज किया गया था एनजीटी में, और कुछ एक्सपर्ट ने इसके ऊपर उंगली भी उठाई थी कि भाई ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से पूरा निकोबार का आप प्लान ही चेंज कर देंगे। मतलब आप ये मान के चलें कि इस एरिया में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एरिया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, जहाँ पर सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि बारिश बार बार होती है। इसकी वजह से सॉइल में लीचिंग होती है और लीचिंग की वजह से मिनरल्स की कमी रहती है। अब एक बार अगर इस एरिया में से पेड़ काट दिए गए तो उसी लेवल पे आपको वापस फॉरेस्ट उगाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो ये याद रखना, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब इसकी कंपनसेशन के लिए कैंपा फंड के अंडर हरियाणा में एफॉरेस्टेशन की जाएगी। अब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के तौर पे देखा, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को हामी मिल गई है गवर्नमेंट की। अब देखिए, यहाँ पर ना मैं मैप ऐड करना भूल गया हूँ, बट फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए ये बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये एरिया जो है ये आपका कहलाता है नॉर्थ अंडमान। फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है मिडल अंडमान, और नीचे यहाँ पर आपको साउथ अंडमान देखने को मिल जाता है। अब साउथ अंडमान के नीचे यहाँ पर ये आपका जो हिस्सा है ये लिटिल अंडमान है। अब लिटिल अंडमान के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 10 डिग्री चैनल है, जो कि कार निकोबार से लिटिल अंडमान को अलग करता है। अब ये जो आपका सदर्न अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इनके बीच से आपका 11 डिग्री चैनल रन करता है। और ग्रेट निकोबार बिल्कुल सदर्न पार्ट में है हमारे। ये जो इंदिरा पॉइंट हुआ करता था वो इसी पे यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता था। और यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में आपको याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, डैट इज सैडल पीक। इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे पोलैंड की लोकेशन के बारे में। अभी क्या हुआ है कि लिथुआनिया और पोलैंड ने कहा है कि भैया रशिया और बेलारूस हमें प्रोवोक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा न्यूज़ में रहा है। तो पोलैंड की लोकेशन जान लेते हैं। देखिए, अगर पोलैंड और लिथुआनिया की बात की जाए तो ये आपका लिथुआनिया लोकेटेड है। अब लिथुआनिया बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड के साथ। उसके अलावा यहाँ पर ये रशियन पार्ट आपको देखने को मिलता है पोलैंड के नॉर्थ में। ये बेलारूस है, देन ये यूक्रेन है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। ये वो कंट्रीज़ हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं पोलैंड के साथ। इसके अलावा मरीन टाइम बॉर्डर में आपका डेनमार्क, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्वीडन। ये मरीन टाइम बॉर्डर शेयर करते हैं आपके पोलैंड के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा लिथुआनिया का भी लोकेशन जान लेते हैं। लिथुआनिया के अगर नॉर्थ में बात की जाए तो ये आपको लतीविया देखने को मिलता है, ये लिथुआनिया है, ये बेलारूस है, ये रशिया है और ये पोलैंड। यहाँ आपको याद रखना है लिथुआनिया किसी भी तरह से यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके अलावा मरीन टाइम बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर तो आपको स्वीडन देखने को मिलता ही है। इसके अलावा आसपास छोटे मोटे और देश देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको ये ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में एस्तोनिया देखने को मिल जाता है। ये पार्ट आपका फिनलैंड का है और ये पूरी टेरिटरी आपकी किसकी है, रशिया की है। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डैट इज़ UPSC मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।